Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vangshan in Emotions. आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो नहीं तो हो जाओ यार। एंड मैरी 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 क्रिसमस आप सभी को। चलो क्रिसमस को मनाते हैं उनको भी, और जो इस त्योहार को नहीं मनाते उनको भी, जो वंशन से प्यार करते हैं उनको भी, जो वंशन को सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं उनको भी, हर किसी को मैरी 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 क्रिसमस। आप सबका दिन, साल, हफ्ता और घंटा हर एक चीज़ बेमिसाल हो। मैं यही प्रे करती हूँ गॉड से। हाँ, मेरा भी मिनट, आवर्स, दिन, हफ्ते, साल और पूरे ज़िंदगी अच्छा हो, यही मैं प्रे करती हूँ अपने लिए भी। बेसिकली हमें अपने लिए भी तो प्रे करना ही चाहिए ना, अगर हम दूसरों के लिए करते हैं तो। और अगर हम अपने लिए प्रे करते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी प्रे करना ही चाहिए, क्योंकि प्रे करने में कुछ बुराई तो नहीं है, अपना और किसी का अच्छा चाहने में कुछ गलत नहीं है। सो नाउ आई एम हेयर एंड मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारी बातें कह दी है। चलो तो फिर आज के इस एपिसोड को बिना देरी के स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विंग जो अपने आप को बेड से उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वांग जी के हाथ और उसके लिप्स दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। विंग को दोनों ही चीज़ें प्लेजर करती जा रही हैं। विंग के गले से अब तो आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है, ना तो वो मौन कर पा रहा है और ना ही वो वांग जी को आवाज़ लगा पा रहा है। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे हैं। वांग जी एक बार अपने आप को थोड़ा दूर करके विंग को देखता है। विंग जिसकी सांसें बहुत गहरी हो चुकी हैं, जिसकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं, उसकी आंखों में वो नशा छा चुका है जो ये बता सकता है कि वांग जी के लिए विंग कितना ज़्यादा डेस्परेट हुए जा रहा है। वो अपना आपा खो चुका है। 1-2% जो बचा हुआ है, अगर वांग जी नहीं रुका तो वो भी चला ही जाएगा। वांग जी जब ये अच्छे से सेटिस्फाई हो जाता है कि विंग उसके रंग में रंग चुका है, तब वांग जी विंग के शर्ट के उन बंद हुए बटन्स को भी अनबटन कर देता है। पर उसकी शर्ट को वो बहुत बुरी तरीके से फाड़ता नहीं है, बहुत ही जेंटल वे में वो सब कुछ कर रहा था, और वो जेंटलनेस विंग को हद से ज़्यादा पागल बनाती जा रही थी। वांग जी विंग के शर्ट को खोलने के बाद उसके चेस्ट को बस घूरता रहता है। विंग की वो धुंधली आंखें वांग जी की उन आंखों से जा मिलती हैं, जो आंखें सिर्फ विंग के चेस्ट को घूरे जा रही हैं। विंग को हल्का सा शाय फील होता है तो वो अपना फेस घुमा लेता है। विंग का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका है। वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है वांग जी के उन हाथों से जिन्होंने उसे कस के पकड़ा हुआ था, पर विंग नाकामयाब रहता है। पहली चीज़ तो वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी चीज़ विंग वांग जी के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसलिए नहीं क्योंकि वो ओमेगा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वांग जी विंग का प्यार है। तीसरी चीज़, विंग अभी नशे में है, वांग जी के नशे में है, बिना शराब के वो शबाब के नशे में है। तो उस नशे से तो बाहर निकलना विंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर नाकामयाब नहीं है, नामुमकिन नहीं है। पर कौर कम वक्त अपने मोहब्बत के इश्क के जाम से बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है, विंग तो नहीं कर सकता। विंग वहीं पर अपने आप को सरेंडर कर देता है कि अब उसके बस की बात नहीं है यहाँ से उठकर जाने की। वो जानता है ये काम नहीं सही, उसे करना नहीं चाहिए, पर क्या करे। वो तो अब वांग जी के इस जोशीले प्यार के आगे झुक चुका है, खुद को सरेंडर कर चुका है। विंग हार मान लेता है और खुद से कहता है ये गलत है विंग, पर क्या करें, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। सिचुएशन अलग है, बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, और हद से ज़्यादा अलग है। ये हाथ में आने वाली नहीं है। विंग अपने आप को मनाने की कोशिश में था कि उसे खुद को तैयार करना ही होगा इन सब के लिए। दूसरी तरफ वांग जी जिसका ध्यान विंग के चेस्ट से हट ही नहीं रहा था। वांग जी अपने हाथ को विंग के चेस्ट पे घुमाने लगा था, और विंग की पूरी बॉडी पर इस चीज़ से कांटे उठाए थे। पूरी तरीके से वो सहम सा गया था, डरा नहीं था, पर थोड़ा थोड़ा होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा गुदगुदी भी हुई, और बहुत ज़्यादा प्लेजर की एक एक लहर उसकी बॉडी में वो तरंग दौड़ गई। विंग अपने आप को कांपने से रोक नहीं पाया। विंग की वो कपकपाहट वांग जी को अपनी तरफ और भी ज़्यादा खींच लेती है। वांग जी अपने लिप्स को विंग के चेस्ट पर घुमाने लगता है, लिप्स को ही नहीं बल्कि अपनी टंग को भी। वो तो वहाँ पर बस लिक किए जा रहा था, और वो चीज़ें विंग को और ज़्यादा दीवाना बना रही थी। विंग तो अब अपने आप को वहीं पर पूरी तरीके से छोड़ देता है वांग जी के हाथों में।
दोनों आंखें बंद करके वो उस पोजीशन में बस लेटा रहता है। वांग जी ने कब विंग के हाथ छोड़े और विंग ने कब अपने हाथ वांग जी के बालों में दे दिए उसे पता ही नहीं चला। विंग तो खुद था जो वांग जी को अपनी तरफ और ज़्यादा खींच रहा था, क्योंकि अब तो वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है, वांग जी के उस टच में मेल्ट हो चुका है। वांग जी को ये चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए तो वो और भी ज़्यादा पैशनेटली पर उतना ही जेंटल वे में विंग को प्लेजर करने लगता है। विंग को एक अलग एहसास था, ये एक ऐसा फीलिंग जो वो बयां ही नहीं कर सकता कि उसे कितना अच्छा लग रहा है। ये वो फीलिंग है जो वो रोज़ हर पल हर दिन लेना चाहता है। विंग तो खो चुका था, वांग जी विंग में मदहोश हो चुका था। ये जो एक इंटीमेसी है ना, उनके प्यार को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी थी और जो हो भी रही थी। वांग जी अब विंग के उस चेस्ट से होते होते विंग के बैली एरिया पर आ गया था। वहाँ करके वांग जी विंग के बैली पर भी वही सब कुछ कर रहा था जो वो उसके चेस्ट एरिया पर करके आया था। विंग अब पूरी तरीके से मदहोश था, इतना मदहोश था कि उसने अपने सर को पीछे जो पिलो था उसमें वो बार बार अपने आप को उसमें अपने फेस को वहाँ मार रहा था कि ज़्यादा हो रहा है, ये प्लेजर उससे हैंडल नहीं हो पा रहा था। अब ये कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसके लोअर एरिया में अब उसे बहुत पेन हो रहा था, हद से ज़्यादा पेन हो रहा था। विंग थोड़ा करहाने लगता है। वांग जी की आंखें विंग से जा मिलती हैं कि विंग अब पेन में है। वांग जी समझ चुका है कि विंग की हालत इस वक्त क्या है और विंग को अभी क्या चाहिए। वांग जी का हाथ विंग के लोअर एरिया पे बस रख देता है वांग जी, और उसे उसके पैंट्स को वो बस खोलने वाला था, पर उससे पहले दरवाजे पर नॉक हो जाता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा, पर वो इस चीज़ को इग्नोर करता है कि जो भी होगा वो खुद चला जाएगा और उसके डैड के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता ना। वांग जी फिर एक बार अपने विंग पर फोकस करता है और उसके उस दर्द को कम करने का इलाज करने की कोशिश में था। वो बस अपना इलाज चालू करने ही वाला था, लेकिन फिर एक बार उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए वो नॉक फिर से होता है। वांग जी इरिटेट हो जाता है कि ये कौन आ गया है। विंग के ऊपर वो ब्लैंकेट डाल देता है। विंग को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद में वांग जी दरवाजे की तरफ जाता है। वांग जी की शर्ट भी पूरी तरीके से उथल पुथल हो चुकी थी। विंग जो प्लेजर में इतना खो गया था कि उसने वांग जी के बैक पर कितने बार अपने नाखूनों से नोचा होगा उसे खुद भी याद नहीं है। वांग जी ने अब तक कुछ चालू नहीं किया था करना, पर फिर भी विंग वांग जी के टच में इतना ज़्यादा प्लेजर महसूस कर रहा था कि उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ और उसने वांग जी के बैक पर न जाने कितने ही घाव बना दिए थे, लेकिन जो प्यार की निशानी थे, गुस्से या नफ़रत के नहीं। वांग जी अपनी शर्ट को भी ठीक करता है, अपने अपने अनबटन बटन को बटन करते हुए वो बाहर आता है, दरवाजे को हल्का सा खोलता है और बाहर की तरफ देखता है। वांग जी के शर्ट के ऊपर के 2 बटन अभी भी खुले हुए थे। वांग जी का चेस्ट वहाँ से नज़र आ रहा था और ये भी नज़र आ रहा था कि वहाँ पर विंग ने किस तरीके से वांग जी को खरोंचा है। चेस्ट पर भी वांग जी के कुछ निशान बन गए थे और वो रिवीलिंग थे। वांग जी दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और देखता है कि यहाँ पर उसका बिजनेस पार्टनर लान सिचेन खड़ा हुआ है। लान सिचेन बहुत ही स्टाइल से वहाँ खड़ा हुआ है, जैसे कि वो वेट कर रहा हो कि कब अंदर से कोई निकल के आएगा। पर वांग जी को वो देखकर थोड़ा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग जी यहाँ आएगा। उन्हें तो लगा था कि विंग निकल के आएगा। लान सिचेन कहते हैं, वांग जी, विंग कहाँ है?" वांग जी कहता है, "तुम्हें उससे क्या करना है? वैसे भी वो मेरा वाइफ है, अंदर आराम कर रहा है, क्या काम है?" लांस जिन कहता है, मुझे विंग से काम है, विंग को ज़रा बाहर बुलाना, मैं उससे बात करूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा, बुलाना ज़रा। "नहीं आएगा।" "क्यों नहीं आएगा? क्या तुमने उसे मारा है? मुझे देखने दो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम अपने वाइफ पर हाथ भी उठा सकते हो। मेरी गलती है, मुझे सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए था, गलत फैसला है मेरा।" वांग जी सामने से नहीं हट रहा था और सिचेन उसे हटाने की कोशिश में था। उन दोनों के बीच में हल्की फुल्की हाथापाई होना चालू हो गई थी, पर सिचेन को अभी भी ज़्यादा मार नहीं पड़ी थी और न ही वांग जी को। वो दोनों बस यूं ही लड़ रहे थे हल्के फुल्के, पर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी कहता है, "हाउ डियर यू लान सिचेन, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, मेरे वाइफ के रियल पार्टनर नहीं हो। सो गेट लॉस्ट फ्रॉम माई हाउस, और यहाँ आने की दोबारा हिम्मत मत करना। गार्ड्स, गार्ड्स!" पर गार्ड्स तो आए ही नहीं, तो वांग जी खुद ही लांस जन के हाथ को पकड़ता है और वहाँ से खींचते हुए उसे नीचे ले जाता है। नीचे काफ़ी सारे लोग खड़े थे, जिनमें था लांस
कोरैन और मिस्टर लान, मिसेस लान। वांग जी को इतना गुस्से में देखकर वो लोग थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि वांग जी के दिमाग पर, उसके ब्रेन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, उनसे डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा था। और अभी ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? सिचन को ला करके वो वहीं सीधे आकर उसे एकदम छोड़ देता है। सिचन को इतने ज़ोर से झटका लगता है कि वो थोड़ा पीछे खिसकता चला जाता है। मिस्टर लान सिचन को पकड़ लेते हैं। मिस्टर लान वांग जी की तरफ देखते हैं हैरानी में। फिर एक बार वो अपने बेटे लान सिचन को देखते हैं। सिचन कहता है, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है? वांग जी कहता है, हाउ डियर यू थिंक अबाउट माई वाइफ। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद यहाँ आने की कोशिश मत करना। हम लोगों का बिजनेस यहीं पर ख़त्म होता है। मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन को अब भी ख़त्म कर दूंगा। गेट लॉस्ट। लान चेरन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वांग जी हुआ क्या है, मुझे बताओ। तुम सिचन के ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? डैड, आपको जान करके बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी कि सिचन मेरे वाइफ को किस हालत में देखने की मंशा रखता है। उसका इंटेंशन कितना कितना घटिया है। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मेरे वाइफ के आसपास मैं एक भी अल्फा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गेट लॉस्ट। ऐसा बोलकर वांग जी एक बार फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगा था। वहाँ पर जो थी सिया, वो तो बेचारी डर गई थी कि इसे क्या हुआ है। अब गगा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वहाँ से मिस्टर लान, मिसेस लान और लांस जन, साथ ही सिया, वो चारों ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। वांग जी के सामने यहाँ रहना बहुत मुश्किल काम है, जहाँ पर वांग जी तो किसी की सुनने को, जानने को, पहचानने को तैयार ही नहीं है। वांग जी अपने रूम में जाता है। वहाँ जा कर के वो विंग को देखता है। विंग अपने कमरे में नहीं था। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। उसे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस होता है कि वो पास ही में रखे हुए कांच के एक जार पर अपना हाथ दे मारता है। कांच का गिलास, जो जार था, वो टूट जाता है और उसके कांच के कई टुकड़े वांग जी के हाथ में लग जाते हैं। उसके हाथ से खून निकलने लगता है, लेकिन वांग जी को अपनी परवाह कहाँ। वो कहता है, विंग। विंग जो बाथरूम के अंदर था, बाथरूम के अंदर से विंग कहता है, हाँ हाँ मैं यही हूँ, बोलो। वांग जी कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मुझे शावर लेना था, मैं शावर ले रहा हूँ। तुम वेट करो, एक्चुअली मुझे भूख भी लगी है। अगर तुम किसी से नीचे बोल दो कि कुछ बना दे तो बेटर रहेगा। मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है, प्लीज़। वांग जी कहता है, ओके, बाहर निकल कर आओ। विंग कहता है, मैं शावर ले रहा हूँ। आई सैड ओपन द डोर, विंग। विंग को अंदर से झटका लगता है। उसे तो लगा था कि बाथरूम के अंदर विंग कभी नहीं आएगा, पर वांग जी तो यहाँ आने के लिए भी बोल रहा है और दरवाज़ा खोलने के लिए भी। विंग की तो सुट्टी पुट्टी गुल हो चुकी थी। विंग जो अपने आप को पूरी तरीके से क्लीन कर चुका था, क्योंकि वांग जी को गए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। वो लड़ झगड़ कर वापस आया है। असल में जब वांग जी यहाँ से गया था, तब विंग बेड पर ही लेटा हुआ था। उसी पोजीशन में, उसी हालत में विंग अपने माइंड में धीरे धीरे वापस आ रहा था। उसे थोड़ा टाइम लगा अपने सेंसेस में वापस आने में। जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा था, तब विंग खुद को एक थप्पड़ लगा देता है कि वो क्या कर रहा था। ये खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए विंग को। विंग ऐसे कैसे बेकाबू हो सकता है? वांग जी की हालत ख़राब है। वांग जी विंग को अपना वाइफ समझता है, पर विंग तो समझता है ना कि वांग जी अपने होश में नहीं है, वो अपने सेंसेस में नहीं है, तो विंग को ऐसा नहीं करना चाहिए। वांग जी उसकी वजह से इस सिचुएशन में है, तो विंग को उसकी हेल्प करनी चाहिए। और क्या पता जब वांग जी की याददाश्त वापस आए तब वांग जी इस बात के लिए रिग्रेट करे। और विंग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि वांग जी इन सब चीज़ों के लिए कभी रिग्रेट करे। इसलिए विंग अपने आप से कहता है, कंट्रोल विंग, कंट्रोल। जब तक वांग जी की फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स पता नहीं चल जाती हैं, ऐसा कुछ मत करना, कुछ नहीं करना है। विंग अपने आप को बेड से समेट करके बाथरूम में लेकर आया था। वो वांग जी के ही कुछ कपड़े लेकर आया था, क्योंकि विंग के कुछ कपड़े यहाँ नहीं हैं, और उसने शावर ले लिया था। बस वो अपने कपड़ों को अपने ऊपर डाल ही रहा था। इतने में उसे वांग जी की आवाज़ आई थी। विंग जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है और दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है, हाँ खोल दिया मैंने, लो खोल दिया। वांग जी कहता है, इतना टाइम क्यों लगा? विंग कहता है, वो मैं कपड़े पहन रहा था। वांग जी घूर कर विंग को देखने लगता है, ऊपर से नीचे तक। पर वांग जी की आंखों में एक सेटिस्फैक्शन था, क्योंकि विंग, जिसने वांग जी के ओवर साइज हुडी पहन रखी थी और नीचे कुछ भी नहीं था, उसकी जो वाइट कलर की टांगें थी ना, वो बिल्कुल दिखाई दे रही थी। वांग जी उन्हें देखता है। वांग जी की नज़र को विंग फॉलो करता है और उस हुडी को वो अपने हाथों से नीचे की तरफ और ज़्यादा खींचने लगता है। वांग जी कहता है,
क्या कर रहे हो ये? विंग कहता है वो मैं मेरा मतलब मुझे भूख लगी है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे ठंड भी लग रही है नीचे, तो मुझे कुछ पहनना है। हाँ। चलो। विंग को पकड़कर उसकी कमर से वांगजी उस बाथरूम से बाहर लेकर आता है। बाहर ला करके उसे बेड पे बिठा देता है, अपने कबर्ड को खोलता है। लेकिन कबर्ड को खोलने के बाद वो गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? विंग कहता है, वो मैं मेरे कपड़े दूसरे कमरे में। क्यों? यहाँ से क्यों लेके गए तुम, बताओगे? विंग कहता है, विंग के पास कोई बहाना नहीं था, वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था कि कुछ आइडिया आए। फिर विंग कहता है, क्यों ना जाऊँ मैं? तो तुमने मुझसे झगड़ा किया था ना, झगड़ा करोगे तो मैं ऐसा ही करूँगा। तुम्हें मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और तुम मुझसे माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो, बल्कि तुम तो कुछ और ही कर रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा है, और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे तुमसे और भी ज़्यादा गुस्सा करना चाहिए। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ में? तुमने माफ़ी भी नहीं मांगी, और अपने हिसाब से कुछ भी करने लगे। मेरी परमिशन ली तुमने कुछ करने से पहले, तो तुमने इतना सब कुछ किया मेरे साथ। अभी यहीं कितने आगे बढ़े तुम, और तुम तो बहुत कुछ करने वाले थे, तुमने परमिशन ली मुझसे। वांगजी विंग की तरफ देखता है। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए उसकी तरफ देखते हुए एक स्मृति करता है। उस स्मृति से तो विंग के पसीने छूट गए थे, उसे झटका लगा था। वांगजी का वो डेविल लुक दिख रहा था विंग को। विंग अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है, ओ गॉड, ये क्या कर रहा है? ऐसे तो मैं और भी ज़्यादा इसके प्यार में पड़ जाऊँगा। ये तो बिल्कुल मेरे सपनों के जैसा है, जैसे मैं अपने ड्रीम में सोचता था। ओ गॉड, क्या अब ये कुछ अलग करेगा? वांगजी विंग के करीब आता है, उसके पास बैठते हुए बोलता है, तुम्हारी परमिशन? हाँ। तुमसे मैं माफ़ी मांगू? सच में? वांगजी ऐसा बोलते हुए विंग के काफ़ी करीब आ गया था, इतने करीब कि वांगजी की वो गर्म सांसें विंग को अपने फेस पर महसूस हो रही थी। विंग कहता है, हाँ तो तुम्हें मांगनी चाहिए माफ़ी। तुम ये क्या कर रहे हो? दूर रह के बात करो ना। वांगजी से विंग थोड़ा दूर हटता है, और वांगजी विंग के वेस्ट में एक बार फिर अपने हाथ को डालते हुए उसे अपने करीब खींचते हुए बोलता है, तुमसे माफ़ी मांगू और तुमसे परमिशन लूँ और तुमसे दूर से बात करूं? विंग, ऐसा बोला था विंग ने, वांगजी ने बस विंग का नाम लिया था। विंग अंदर से काँप गया था कि क्या हो रहा है। वांगजी का हाथ एक बार उठता है विंग के फेस को टच करने के लिए, तब विंग का ध्यान वांगजी के हाथ पर जाता है जो खून से सना हुआ था। विंग वांगजी के हाथ को पकड़ के बोलता है, ये क्या किया तुमने? कहाँ से देखा लाए हो ये? तुमने सचिन को मारा है क्या? वांगजी कहता है, तुम्हें उस सचिन की इतनी परवाह है? विंग कहता है, मुझे उसकी नहीं तुम्हारी परवाह है। उसने तुम्हें और कहाँ मारा है, बताओ ज़रा। सचिन की तो उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की? वो ऐसे कैसे तुम पर हाथ उठा सकता है, और इतनी ज़ोर से कौन मारता है? तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है, इसमें तो कांच के भी टुकड़े हैं। तुम भी ना। विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था। फिर विंग पूछता है, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है, बताओ जल्दी। वांगजी अपने हाथ से इशारा करता है, लेकिन वो एंजॉय कर रहा था अपने लिटिल वाइफी का अपने लिए इतना परेशान होना, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। वांगजी अपने हाथ से इशारा करके बताता है कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। विंग वो लेकर आता है, और वांगजी के हाथ से वो कांच आहिस्ता आहिस्ता से निकालने लगता है। विंग जैसे जैसे वांगजी के हाथ से वो कांच निकाल रहा था, उसके आंखों में आंसू भी आ रहे थे, और जितना वो फोकस होकर के वांगजी के हाथ को एक तरीके से फूंक मार रहा था और बार बार कांच निकाल रहा था, वांगजी बस निहार रहा था विंग को। विंग का इतना अपने लिए वरिडनेस देख करके वांगजी को अच्छा लग रहा था। विंग वांगजी के हाथ से ऑलमोस्ट सारे कांच को निकाल करके उसे हल्का सा मरहम पट्टी करते हुए बोलता है, चलो। वांगजी बोलता है, कहाँ? हॉस्पिटल? और कहाँ? तुम्हारे हाथ में इतनी ज़ोर से चोट लगी है, ऐसे नहीं रह सकते हम, हमें किसी को तो दिखाना होगा, किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को। नहीं, मेरे लिए तुम ही प्रोफेशनल हो। तुमने अगर इसे देख लिया है तो ये ठीक हो जाएगा। विंग कहता है, तुम पागल कर रहे हो, तुम सच में पागल हो गए हो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ओके, और मुझे ये सब कुछ नहीं आता। मैंने कैसा किया क्या किया मुझे खुद भी नहीं पता है, मैंने बस तुम्हारा हल्का सा इलाज किया, इससे कुछ नहीं होगा। तुम चलो मेरे साथ। अगर तुम मेरे साथ नहीं चले ना तो देखना। वांगजी कहता है, क्या करोगे?
विंग कहता है मैं वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, मैं एक घर छोड़ के चला जाऊँगा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो उसी हाथ से, जिस हाथ में अभी अभी विंग ने पट्टी बांधी, उसी हाथ से विंग के हाथ को पकड़ के बोलता है क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना। विंग के हाथ में दर्द हो रहा था और उससे ज़्यादा उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था। वांग जी को पेन हो रहा होगा। वांग जी के हाथ को पकड़ के विंग कहता है क्या कर रहे हो ये तुम, देखो फिर एक बार खून आने लगा है बाहर, तुम्हारे अंदर सच में दिमाग की कमी है, या कहूँ दिमाग है ही नहीं तुम्हारे अंदर, बेवकूफ़ इंसान। मैं कह रहा हूँ ना मेरे साथ चलो। अच्छा ठीक है, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैंने गुस्से में बोल दिया, पर एटलीस्ट मेरी बात तो मान सकते हो ना तुम। वांग जी कहता है क्यों मानूँ मैं तुम्हारी बात। विंग कहता है वो मैं तुम्हारा वाइफ हूँ ना, तो एक हस्बैंड को अपने वाइफ की बात थोड़ी सी तो माननी चाहिए। और अगर तुम अभी भी नहीं जा रहे हो ना तो ऑल राइट, मत जाओ। फिर देखो मैं क्या करता हूँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करोगे। लान वांग जी को धमकियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है। विंग कहता है और वी वुशियान को किसी का इतना ज़िद्दी बनना भी बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलते हो तो ऑल राइट, मैं घर छोड़कर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अपने आप को नुकसान ज़रूर पहुँचाऊँगा। जैसे तुम्हारे हाथ में ये चोट लगी है ना, वैसी ही चोट तुम्हें कल सुबह तक मेरे इस हाथ में नजर आएगी। वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। विंग कहता है मैं ऐसा ही करूँगा और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम अभी तक जियांग वुशियान को अच्छे से जानते नहीं हो लान वांग जी। मुझसे ज़्यादा साइको इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है। अगर मैं किसी चीज़ को बारे में कुछ ठान लूँ तो मैं उसे करके ही रहता हूँ, पाके ही रहता हूँ। और मैंने तुम्हारे बारे में ये ठान लिया है कि तुम्हें आज मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा और तुम्हारे इस हाथ का इलाज तो मैं करवा के रहूँगा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बार बार यूँ हॉस्पिटल ना जाना पड़े तो अगली बार से अपना ध्यान रखना, और वो भी अच्छे से। अगर नहीं रखा तो आई स्वेयर मैं भी मेरा ध्यान बिल्कुल अच्छे से नहीं रखूँगा। खुद को ना तो टाइम पर मैं खाना खिलाऊँगा, ना ही मैं टाइम पे खुद को सोने दूँगा। मैं दिन भर फ़ोन चलाऊँगा, अपनी आँखों में वो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना फ़ोन की, वो जाने दूँगा। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं खुद को एक कमरे में बंद रखूँगा, किसी से मिलूँगा नहीं, किसी से बात नहीं करूँगा। मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा और डिप्रेशन में जाने के बाद मैं एक टाइम ऐसा आएगा इन द एंड मैं सुसाइड करने की कोशिश करूँगा और खुद को मार डालूँगा। इतना सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था। वांग जी विंग के गले को पकड़ते बोलता है तुम मर नहीं सकते, आई स्वेयर तुम वांग जी की परमिशन के बिना मर नहीं सकते। जियांग वुशियान, यू आर माइन, और मैं मेरी चीज़ों को बहुत अच्छे से रखता हूँ, गॉट इट। विंग खांसने लगा था। वांग जी तुरंत विंग के गले से हाथ हटा के बोलता है अगली बार से ध्यान रहे, मुझे गुस्सा मत दिलाना। मैं गुस्से में क्या करता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है। मैं भी गुस्से में क्या करता हूँ मुझे भी नहीं पता है। तुमने तो मेरा काम आसान ही किया है। अगली बार मैं तुम्हें और ज़्यादा गुस्सा दिलाऊंगा ताकि तुम मुझे सच में मार डालो। वांग जी को फिर एक बार गुस्सा आ गया था, लेकिन इस बार उसने अपनी मुट्ठियों को बांध लिया था। वो विंग पर हाथ नहीं उठाना चाहता है। विंग कहता है अब तुम मेरे साथ चलोगे या फिर मैं कुछ और करूँ। और जैसा कि मैंने कहा है, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। वांग जी कहता है फाइन, आई एम कमिंग। विंग वांग जी को लेकर के अब नीचे की तरफ आता है जहाँ पर लानचरण बैठा हुआ था। विंग लानचरण की तरफ देखते हुए बोलता है अंकल, मैं वांग जी को थोड़ा दिखाने के लिए लेके जाता हूँ किसी क्लिनिक में या फिर किसी डॉक्टर के पास। उसके हाथ में चोट लगी है। आपने सिचन को रोका नहीं। सिचन ने कितनी बुरी तरीके से मारा है इसे। लानचरण कंफ्यूज था। सिचन ने तो वांग जी को कुछ नहीं किया था, तो वांग जी को चोट कहाँ से लगी। लानचरण अपना मुंह खोल के कुछ बोलता उससे पहले ही विंग को डांट पड़ जाती है। वांग जी कहता है डैड, ही इज़ योर डैड नॉट अंकल। उन्हें अंकल नहीं डैड कहो, गॉट इट। विंग कहता है गॉट इट डैड, तो आपको सिचन को रोकना चाहिए था, क्यों नहीं रोका। वांग जी कुछ नहीं बोलता। विंग जो उसके डैड पे चिल्ला रहा है, वांग जी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। 1% फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके फेस पर एक शिकन तक नहीं आई है। लानचरण बोलता है वो सिचन ने तो इसे नहीं मारा। विंग कहता है कैसे नहीं मारा, देखिए ना कितनी ज़ोर से चोट लगी है। वांग जी घूर कर अपने डैड को देखता है और लानचरण बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे समझ आ रहा है कि ये वांग जी कोई सीधी चीज़ नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी चीज़ है। और इसका ये जो एक अलग पर्सनालिटी अभी निकल के आ रही है ना, ये इसके अंदर छुपी हुई थी जो अब निकल के आ रही है।
भगवान, पता नहीं वांग जी के अंदर और क्या क्या भरा पड़ा है। खैर, विंग थोड़ा बहुत और डांटता है लांचरन को उसे पूछने के लिए अपने आपा खोकर, लेकिन फिर बाद में वो खुद को ही गिल्टी महसूस करता है और उनसे माफ़ी मांगते हुए वांग जी को लेकर वहाँ से निकल आता है। कार में बैठ करके विंग ड्राइव कर रहा था। वांग जी कहता है, अगली बार से वो मत करना। विंग कहता है, ओके। क्या मत करना? हाँ, क्या मत करना बताओ? माफ़ी मत मांगना किसी से। तुम सिर्फ मुझसे माफ़ी मांग सकते हो और किसी से नहीं। मैंने किसी से नहीं, तुम्हारे डैड से माफ़ी मांगी है, बिकॉज आई वॉज रॉन्ग। मैं उन्हें यूं ही चिल्ला रहा था, मुझे उनसे आराम से बात करनी चाहिए थे। तुम किसी से भी चिल्लाकर बात कर सकते हो, किसी से भी, आई डोंट फकिंग केयर, पर तुम किसी से माफ़ी नहीं मांग सकते। गॉट इट? हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तुमसे तो चिल्ला के बात कर सकता हूँ ना मैं, और तुमसे भी माफ़ी नहीं मांगूँ। तुम मुझसे माफ़ी मांग सकते हो पर किसी और से नहीं, और तुम्हें जैसे बात करनी है तुम मुझसे वैसे बात कर सकते हो। मुझे तुम हर तरीके से पसंद हो, चाहे तुम गुस्से में हो या फिर रोमांटिक मूड में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम दोनों ही सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा डैम तरीके से सेक्सी लगते हो। विंग जब ब्रेक मार देता है अचानक से, विंग कहता है, क्या कहा तुमने? वही जो सच है, तुम जो भी कुछ करो हमेशा सेक्सी लगते हो, बहुत ज़्यादा हॉट लगते हो। विंग कहता है, तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो गया है। तुम्हारे हाथ को नहीं, तुम्हारे दिमाग को सिखाने की ज़रूरत है डॉक्टर को। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट देना या अपनी वाइफ के बारे में सच बोलना गलत है। विंग को अब समझ आता है, अरे रे, उनके बीच में तो एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, तो वांग जी तो विंग को और भी बहुत कुछ बोल सकता है, और विंग को हैरान नहीं होना चाहिए इन चीज़ों से। पर विंग खुद को अभी तक रेडी नहीं कर पाया था इन सब चीज़ों के लिए। विंग एक बार फिर ड्राइविंग करने लगता है। वांग जी विंग से कहता है, मुझे ड्राइव करना है। विंग कहता है, हाथ में चोट लगी है, कोई ड्राइव नहीं करेगा, मैं करूँगा। सर पे भी चोट लगी है तुम्हारी तो, और अगर तुमने ड्राइव किया तो आई स्वेयर मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसके बाद तुम पछताओगे। वांग जी कहता है, फाइन। वांग जी अपनी वाइफ से जीत ही नहीं पा रहा है। कई चीज़ हैं जिनमें वांग जी का पॉइंट 1 होता है, विंग का 0, और कई पॉइंट ऐसा होता है जिनमें विंग 100 पे पहुंच जाता है, वांग जी 0 हो जाता है। वांग जी को लेकर विंग पास के एक क्लिनिक में पहुंच गया था। वहां जाकर वो वांग जी के हाथ को और अच्छे से ट्रीट करवाता है और लेकर के उसे घर वापस आ जाता है। घर आने पर उन्हें डिनर प्रिपेयर्ड मिलता है। विंग वांग जी के पास बैठा हुआ था, पर उसकी चेयर थोड़ी सी दूर थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है घूर कर, फिर एक शाय करता है। लांचरन दोनों को देख रहा है। वांग जी अपने उस हाथ से जिसमें चोट नहीं लगी है उससे विंग की चेयर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। विंग तो बस देखता रह गया था। उसके हाथ में जो फॉक था जिसमें उसने मीट का एक पीस फंसा रखा था, वो वहीं पे अटक गया था। वांग जी का मुंह खुला हुआ था। वो घूर कर वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, ईट प्रॉपरली। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सही से खुद को फीड करते हो या नहीं। विंग जिसे अब अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने वांग जी को मनाने के लिए वो सब क्यों कहा कि वो खुद को अच्छे से फीड नहीं कराएगा, खुद को अच्छे से सुलाएगा नहीं। विंग को अब एहसास हो रहा है उसने अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, अपनी तरफ बुला लिया है, उसे इनवाइट कर लिया है, क्योंकि वांग जी अब विंग को ठीक से अच्छे से बैठकर खाने भी नहीं देगा, वो उसे अपने हाथ से खिलाएगा। विंग ने यह सोचा ही था, उससे पहले ही उसके आगे मीट का वो एक पीस आ गया था जो कि चॉपस्टिक्स में फंसा हुआ था, जो कि वांग जी अपने हाथों से विंग की तरफ बढ़ा रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है, फिर उस चॉपस्टिक की तरफ अपनी आंखों से इशारा करता है। विंग एक शाय करते हुए उस बाइट को ले लेता है। वांग जी विंग को देखता रहता है और उसे अपने हाथों से फीड कराने लगता है। विंग कहता है, तुम नहीं खाओगे? वांग जी कहता है, मैं तो खा ही लूँगा। विंग अपने हाथ से वांग जी को फीड कराने लगता है। विंग को लग रहा है वांग जी बस उसे खिलाएगा और खुद तो कुछ नहीं खाएगा, इससे तो इसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। वांग जी को विंग इस बार मीट का एक पीस उठा करके देने की कोशिश करता है और वांग जी खा लेता है। विंग कहता है, तुम तो मीट नहीं खाते ना? वांग जी कहता है, तुम मेरे वाइफ ही हो के नहीं, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि मैं मीट खाता हूँ। विंग तो हैरान था। वो लांचरन की तरफ हैरानी में देखता है, और लांचरन जो अपने हाथ में पानी का गिलास पकड़े हुआ था वो पीते पीते रुक जाता है। फिर एक बार वांग जी की तरफ देखता है और फिर एक बार विंग की तरफ। फिर वो विंग से कहता है, मेरा बेटा मीट खाता है। विंग लांचरन के उस इशारे को समझ गया था। फैंग मीट खाता है, ये विंग को भी पता है। क्या वांग जी ने फैंग बन गया है? वांग जी क्या?
विंग तो एकदम कन्फ्यूज़न के मारे मरा जा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, ये मेमोरी लॉस है या फिर कोई पर्सनालिटी में कैद हो क्या है वांगजी। लिटरली बहुत अजीब चीज़ है। खैर, विंग जो वांगजी के हाथ से फूड खाता है और वांगजी को अपने हाथ से खिलाता है। वैसे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोमांटिक थी और जिस चीज़ को विंग अच्छे से महसूस कर रहा था, क्योंकि वांगजी जिस तरीके से विंग को खाना खिला रहा है, उसके माउथ फेस को क्लीन कर रहा है, बाद में अगर हल्का फुल्का फूड लग जाता है, और उस ऐसे वांगजी विंग को राइस खिलाता है तो एक दाना राइस का विंग के लिप्स के कॉर्नर पे लग जाता है। वांगजी उस राइस के कॉर्नर से, मतलब उस लिप्स के कॉर्नर से वो राइस का पीस लेता है और अपने माउथ के अंदर रख लेता है। ये फकिंग हॉट था। ये जो सीन था विंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसे देखने के बाद तो विंग के पेट में बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज थे। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था विंग तो आसमान में उड़ रहा हो। विंग तो बहुत खुश था। वांगजी की तरफ देखते हुए विंग सोच रहा था कि वांगजी के लिप्स पर भी एक राइस लगे और वो भी उसे उठाकर खा ले, पर विंग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि लांचरन के सामने ऐसा कोई एक्ट वो कर सके। विंग तो यहाँ कर रहा है और सबके अकॉर्डिंग विंग ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वांगजी विंग को अपना वाइफ समझता है, ताकि वांगजी ठीक हो सकते, उसे उसके ब्रेन पर असर न डालना पड़े। पर विंग का तो कुछ और ही प्लान है। विंग अपने आप से कहता है, विंग कुछ भी क्यों ना हो, तू सचिन से मैरिड है पर पूरी तरीके से मैरिड नहीं है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मुझे पता है कि मेरी और सचिन की शादी कोई असली शादी नहीं है, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। मैं मैरिज ख़त्म करके बस वांगजी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। वांगजी को सब कुछ याद आएगा तो वो रिग्रेट करेगा, मैं मानता हूँ, पर अगर मैं उससे कहूँ कि रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है तो शायद वो ना करे। पर ये समय मेरे साथ रुकेगा हमेशा, ये यादें मेरे साथ रहेंगी हमेशा। ये जो पल मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, ये फीलिंग्स मरते दम तक मैं अपने साथ रखूँगा, अपने अंदर समा कर। मैं इस मोमेंट को जीना चाहता हूँ। अगर ये सपना है तो इस सपने में मैं खो जाना चाहता हूँ। विंग, खुद को मत रोक वांगजी से प्यार करने से, अब मत रोक। ये वो सपना है जो तू हमेशा से देखता आया है। तेरे दिल के किसी कोने में तू हमेशा से सोचता था कि तुझे इतना ही प्यार करने वाला कोई पति मिले, एक हस्बैंड हो जो तुझसे इतना इतना प्यार करे। भले तू सबसे कहता हुआ आया हो कि तू मैरिज से नफरत करता है, पर तू अपने इस कोल्ड हबी से बहुत प्यार करता है। ले ये पल, मत छोड़ ये मौका, दोबारा नहीं आएगा विंग। वांगजी की मेमोरी कभी नहीं जाएगी दोबारा ज़िंदगी में, और तुझे ये पल वापस कभी नहीं मिलेंगे। पकड़ लेने, थाम ले, मत जाने दे, मत छोड़े, बस इन्हें जी ले, खुलकर जी ले। विंग सेल्फिश हो रहा था और आज वो अपने आप से कहता है कि विंग थोड़ा सेल्फिश हो जा, किसी और के बारे में मत सोच, अपने बारे में सोच, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। और अपने बारे में सोचने के लिए तुझे वांगजी के साथ ही रहना चाहिए। फिर क्या हुआ, अगर तू फ्यूचर में इसके साथ नहीं हुआ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर तू अभी तो इसके साथ है ना। फ्यूचर का सोच कर हम आज का दिन क्यों ख़राब करें, आज तो अच्छे से जीते हैं ना। विंग अपने आप से वो ये समझा लेता है और फिर वो खुलकर वांगजी की तरफ देखता है अपनी उन प्यार भरी नज़रों से। वांगजी को हल्का सा कुछ अलग महसूस हुआ विंग में, कि अभी अभी कुछ जैसे बदल गया हो। विंग के आसपास का जो ऑरा था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। अभी तक वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा के चल रहा था, वो शील्ड हल्की सी लूज़ हो गई है, ऐसा वांगजी को महसूस हुआ। पर यह फीलिंग बहुत अच्छी है। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, आर यू डन? विंग कहता है, हद से ज़्यादा। अगली बार तुम मुझे खाना मत खिलाना, तुम मुझे फीड नहीं कराओगे, मैं खुद से फीड करूँगा। बहुत बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने, अब नहीं होगा मुझसे, कुछ और खाया नहीं जाएगा, मेरे अंदर पानी पीने की भी हिम्मत नहीं है। वांगजी एक स्मिक के साथ में विंग की तरफ देखता है, बोलता है, आर यू श्योर? विंग कहता है, सुपर श्योर, सुपर डुपर श्योर, 100% श्योर, 1000% श्योर। अब मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं कुछ और खाने की या फिर कुछ और पीने की, प्लीज़ अब कुछ नहीं। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, चल पाओगे? विंग कहता है, चलने की भी हिम्मत नहीं है, उठने की भी हिम्मत नहीं है, मैं यहीं सोना चाहता हूँ। लांचरन सामने बैठा था और वो विंग को देख रहा था।
लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे थे, वो कुछ कह ही नहीं सकते। विंग ने अब लांचरन को इग्नोर कर दिया था कि भाई ये हो चाहे ना हो, वो इनके बारे में देखेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं। ये जो कुछ समय उसके साथ है ना वांग जी के पास, उसके साथ में वो ऐसे जिएगा। फ्यूचर का बाद में देखा जाएगा, फिलहाल प्रेजेंट में जीते हैं। तो विंग प्रेजेंट में जी रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए ही वहाँ से उठ जाता है और विंग के चेयर को फिर एक बार घुमा देता है। विंग कन्फ्यूजन में वांग जी की तरफ देखता हुआ बोलता है, अब क्या है? मैंने कहा मैं कुछ नहीं खा सकता, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ओए क्या कर रहे हो? वांग जी ने विंग को गोद में उठा लिया था। वांग जी कहता है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है चल कर जाने की, मेरे अंदर हिम्मत है तुम्हें उठा कर ले जाने की। विंग कहता है, इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे नीचे उतारो। देखो देखो डैड भी यही हैं, वो देख रहे हैं। विंग ये बहुत स्लो बोलता है, लेकिन लांचरन ये सुनता है। वो भी वांग जी की तरफ देखता है कि शायद अब वांग जी विंग को नीचे रख देगा। लांचरन को शर्म आने लगी थी वांग जी की हरकतें देखकर। वांग जी कहता है, डैड मेरे पास एक लाइसेंस है, मैंने विंग से ऑफिशियली शादी की है, सो मेरे पास लीगली राइट है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, अब चाहे वो प्राइवेट में हो या मेरी फैमिली के सामने हो, और मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से उन्हें शर्म आए। ओके विंग। विंग कहता है, मुझे नीचे उतारो ना, ये ठीक नहीं है। विंग कुछ और बोल पाता उससे पहले ही वांग जी विंग को लेकर के अपने कमरे की तरफ बढ़ चुका था। विंग कहता है, देखो वांग जी मेरी बात सुनो, लंजा। विंग कहता है, हाँ लंजा, तुम मुझे लंजा बुलाते हो विंग? विंग कहता है, लंजा लंजा मुझे नीचे उतार दो प्लीज़। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग अपनी पप्पी आइस बनाकर वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी पूछता है, तुम सच में नीचे उतरना है? विंग कहता है, वो मैं हाँ मेरा मतलब हाँ, देखो ना डैड देख रहे हैं, तुम मुझे नीचे उतार दो। अगर डैड ना देख रहे होते तब भी तुम नीचे उतरना चाहते? विंग की मुंह बंद हो चुका था, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता है, ये तो उसकी डार्क फैंटेसी का एक हिस्सा है। विंग को ऐसा लग रहा है वो पूरी तरीके से अपनी उस डार्क फैंटेसी में जी रहा है जो वो हमेशा से सोचता आया था। एक अननोन पर्सन, एक ऐसा चेहरा जिसे विंग ने कभी नहीं देखा, वो चेहरा विंग से हद से ज़्यादा प्यार करते हुए उसे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हालांकि विंग को हमेशा ये खुद को समझाना पड़ता था कि विंग को किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं है जो विंग से प्यार करे। विंग खुद से प्यार कर सकता है, पर उसके दिल में कहीं एक छोटे से कोने में उसके टीनेज की ये डार्क फैंटेसीज हमेशा से थी। विंग उन्हें जी पा रहा है तो उसकी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि इस सपने से कभी भी जागे। वो बस हमेशा सोता रहना चाहता है, इस सपने में खोता रहना चाहता है, इसे जीता रहना चाहता है। वांग जी विंग को लेकर अपने रूम में आता है और दरवाज़ा अपने पैर से ही बंद कर देता है। वांग जी विंग को ला करके बहुत ही जेंटल वे में बेड पे लिटा देता है। विंग को वांग जी का हर एक चीज़ महसूस हो रहा है, क्योंकि वांग जी विंग के साथ में हद से ज़्यादा जेंटल हो जाता है, लेकिन गुस्सा आने पर बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है। वांग जी जा करके दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। विंग की दिल की धड़कनें फिर एक बार बढ़ चुकी थी। विंग अपने दिल से कहता है, इतनी तेज़ मत धड़क, उसे पता चल जाएगा कि मुझे नर्वस फील हो रहा है। पर क्यों नहीं होगा, ये मेरा पहली बार होगा। क्या लंजा मुझे आज ही अपना क्लेम करने वाला है? अगर ये ऐसा ही करता रहा तो मेरी हीट जो 1 महीने बाद आने वाली है वो अब भी आ जाएगी, फिर तो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। रंजा प्लीज़ मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर रहना, तुम्हारे करीब आना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और मैं अपना सारा कंट्रोल लूज़ कर दूँगा। विंग अपने उस इमेजिनेशन में खोया हुआ था कि वांग जी अब भी आएगा, विंग को अपनी तरफ खींच लेगा, फिर उसके कपड़ों को वो अचानक से एकदम खींच करके फाड़ देगा और उसे बहुत ज़ोर से चूमेगा, उसे चूमता रहेगा, उसे किस करता रहेगा, उसे अपने आगोश में भरता रहेगा और अपने टच में उसे मेल्ट करता रहेगा। विंग जो ये सब कुछ सोच रहा था, उसके सर पर हल्की सी मार पड़ती है, क्योंकि वांग जी ने विंग के फोरहेड पर हल्का सा मारा था अपनी फिंगर से। विंग वांग जी की तरफ देखते बोलता है, हाँ क्या हुआ है, क्या तुम कुछ करने वाले हो? विंग ऐसा बोलता है और अपने आप को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी, जिस स्माइल से विंग को कन्फ्यूज़न महसूस हुई। विंग कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती करोगे? विंग जिसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस है और वो नर्वसनेस विंग को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। उसके मन में बहुत ज़्यादा सवाल भी हैं और हेजिटेशन भी है। वो हालांकि प्रेजेंट में जीना चाहता है, पर
उसकी वो नाम मात्र की शादी उसे प्रेजेंट में रहने नहीं दे रही है। वो अपने बंधनों में विंग को बांधे हुए है। प्यार सारे बंधनों से ऊपर होता है, विंग ये जानता है। पर वो प्यार बंधनों से ऊपर होता है जो मन में रखा जाए, जो ऐसे किया जाए, ऐसे जैसे हर एक चीज़ को छोड़ करके सिर्फ प्यार पे फोकस करना सही नहीं है। विंग अभी इतना आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो हेजिटेशन विंग को रोक रही थी। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था अपनी उस छोटी सी स्माइल के साथ। वांग जी विंग की तरफ कुछ नाइट क्लॉथ फेंकते हुए बोलता है, इसे पहन लो। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तो तुम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो। ऐसा बोलकर वांग जी बस एक हल्की सी तिरछी स्माइल करके वहाँ से हट जाता है। विंग देखता है वांग जी ने तो कपड़े चेंज किए हैं, अपने नाइट सूट पहन लिया है उसने, और वो तो बेड पर जा कर के लेट भी गया है। वांग जी वहीं पर लेट चुका है, बिल्कुल उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में विंग ने वांग जी को पहले एक बार सोते हुए देखा है। एकदम सतर्क, सीधा, अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके, अपनी आंखों को बंद करके। उस फेस में तो विंग हजार बार नहीं मिलियंस ऑफ टाइम मर जाएगा प्यार में, ऐसा लगता है विंग को। विंग अपने आप को हल्का सा चपेट मारता है अपने सर पे, थोड़ा सा हिट करता है और खुद से बोलता है, पागल। वांग जी बोलता है, बहुत बड़ा वाला पागल। विंग कहता है, तुम सोए नहीं। वांग जी अब हल्का सा अपने आप को मोड़ देता है विंग की तरफ, अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, अभी मुझे शो देखना है, मैं इतने जल्दी नहीं सो सकता, कपड़े चेंज करो। विंग कहता है, हाँ ठीक है, कौन सा शो, क्या तुम कोई मूवी लगाने वाले हो? वांग जी कहता है, नहीं, लाइव शो। विंग कहता है, लाइव शो, क्या हम दोनों रात में कहीं जाने वाले हैं? फिर मैं नाइट सूट क्यों पहनूं, मैं इन्हीं कपड़ों में चलूँगा, ऐसे ही चलते हैं। वैसे तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें चोट लगी है और ड्राइव तो मुझे ही करना पड़ेगा। क्या अभी बाहर ना जाए, मैंने बहुत खाया है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है गाड़ी ड्राइव करने की, प्लीज़। वांग जी कहता है, शट अप, चेंज योर क्लॉथ्स। विंग कहता है, ठीक है, शट अप। कितना ज़्यादा हार चाहिए, प्यार से भी तो बोल सकता है। तुम प्यार से सुनते नहीं हो, मैंने कितनी बार बोला है, मुझे इग्नोर मत किया करो। विंग कहता है, पहली बार बोला है। वांग जी पूछने वाले टोन में विंग से कहता है। विंग कहता है, हाँ मैं समझ गया, ठीक है, मैं बदल के आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम में। क्यों? चेंज करने के लिए, तुमने कहा कि नाइट क्लॉथ्स पहन कर आओ, नाइट सूट पहनने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना वॉशरूम में चेंज करने के लिए। मैं यहीं तो चेंज नहीं करूँगा। यहीं करो, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं है? मैं यहाँ कैसे चेंज कर सकता हूँ? विंग, हम दोनों मैरिड हैं, तुम मेरे सामने चेंज कर सकते हो। अगर तुम मेरे सामने चेंज नहीं करोगे तो क्या किसी और के सामने चेंज करना चाहते हो? विंग कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, अपने दिमाग में कुछ ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्यों कंफर्टेबल नहीं हो? अगर मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ करूँ तब भी तुम कंफर्टेबल नहीं होगे। विंग अब बेचारा बिल्कुल चुप हो गया था, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होगा वांग जी कुछ करे तो। विंग कहता है, देखो लंचा, मैं कपड़े चेंज करके बाथरूम से आता हूँ, गुस्सा मत करो। हाँ, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वांग जी वहाँ से उठ के बैठ गया था और वो विंग की तरफ बढ़ने लगा था। विंग कहता है, क्या कर रहे हो ये तुम, मेरे पास क्यों आ रहे हो? वांग जी कहता है, अगर तुम यहाँ कपड़े चेंज नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े अपने हाथों से उतार देता हूँ। विंग कहता है, नहीं, तुम बैठो, मैं यही चेंज कर लेता हूँ, वैसे भी चेंज ही तो करना है, कहीं कर लूँ। राइट, एंड आई एम योर हस्बैंड, डोंट फॉरगेट दैट। विंग कहता है, नहीं भूलूंगा, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम कहो तो टैटू करवा लूँ कि लान वांग जी इज़ माई हस्बैंड, ऐसा। वांग जी कहता है, लंजा, हाँ तो वही टैटू करा लूँ, लंजा इज़ माई हस्बैंड। लंजा। विंग कहता है, वही तो बोला मैंने, लंजा इज़ माई हस्बैंड। तुम टैटू कराओ, लान वांग जी इज़ माई हस्बैंड नहीं, लंजा। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो गए? मैं सीरियस हूँ, तुम्हारी कोई भी बात मेरे लिए मजाक नहीं है। मैं तुम्हारे नाम का टैटू कराता हूँ, तुम मेरे नाम का टैटू कराओ। विंग कहता है, नहीं, देखो मैंने तो यूँ ही बोल रहा था, तुम सीरियस मत हो। चेंज योर क्लॉथ्स। विंग कहता है, ऑलराइट, मैं कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, इतना हाइपर क्यों होने की ज़रूरत ही नहीं है। बैठो तुम, बैठो।
तुम तो सो रहे थे ना, वैसे सो जाओ। आई एम वॉचिंग अ लाइव शो, मुझे लाइव शो देखना है। लाइव शो कैसी की तैसी, ये लाइव शो नहीं, बर्बादी का शो है। मेरी इज्जत इसके आंखों से ही नीलाम हो जाएगी। इसकी आंखें देख के लगता है कि ये आंखों से ही मुझे पूरा खा जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ फंस गया। सचैन प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मुझे बचा लो। पिछली बार तुम आए थे ना, तुमने मुझे बचा लिया था। गॉड प्लीज़ इस बार भी कोई चमत्कार हो जाए और वांग जी यहाँ से भाग जाए। उतने में ही मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगा। वांग जी कहता है, क्या सोच रहे हो? किसके बारे में सोच रहे हो? तो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि तुम कितने बेशरम हो। मैं अपनी बेशरमी और दिखाऊं? नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चेंज करता हूँ। विंग अपने शर्ट के बटन को फिर एक बार अनबटन करने लगता है, जो कुछ देर पहले उसने वो अपनी हुडी को निकालता है। जिस हुडी को उसने वांग जी की हुडी को पहना हुआ था, उस ओवरसाइज हुडी को निकालता है। विंग जिसने सेफ्टी ली अपने अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे, इसलिए उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। विंग वहाँ पर वो एक शर्ट पहनता है जो वो रात में पहन के सोने वाला है। वो पहनने के बाद में वो अपने पजामास निकालता है और वो अपने ट्राउजर्स निकाल देता है जो उसने वांग जी के पहने थे, उसे निकाल करके वो पजामा पहन लेता है जो वांग जी ने विंग को दिया था। विंग एक चीज़ अब नोटिस करता है कि उसके जो कपड़े वांग जी ने दिए हैं उनके उसका कलर और वांग जी ने जिस कलर के कपड़े पहने हैं उनका कलर बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है। विंग थोड़ा कंफ्यूज था, फिर वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, ये क्या कपल सूट है? ये कब लिया तुमने? तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है शायद। विंग कहता है, मेरी याददाश्त तो कमज़ोर नहीं हुई है। कब लिए थे? पिछली बार जब हम शॉपिंग पर गए थे तुम्हारी उस दोस्त सिया के साथ। विंग को याद आता है, अरे हाँ, वो वांग जी के साथ कुछ महीनों पहले शॉपिंग पर गया था। पर वांग जी ने ये पेयर ऑफ क्लॉथ्स कब खरीद रहा, उसे तो पता ही नहीं चला। जहाँ तक उसे याद है वांग जी ने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा था, या कहो कुछ ही नहीं खरीदा था। वो तो बस सामान ले करके उनके पीछे पीछे चल रहा था। पर अभी ये तो कुछ अलग ही है। विंग अपने आप से कहता है, ये वांग जी चीज़ क्या है? इसके तो अलग अलग रूप हैं। इसने अपने हस्बैंड के लिए कपड़े भी खरीद रखे थे। क्या वांग जी का कोई लवर भी है? विंग ये सोच रहा था और उसे बुरा लग रहा था। विंग कहता है, तुमने ये किसके लिए खरीदे थे? तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और है जो उसके लिए खरीदूंगा? इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने किसके लिए खरीदे थे। रुको आओ। विंग कहता है, नहीं मैं मजाक कर रहा था, तुम मजाक क्यों नहीं समझते? वांग जी अब उठ करके विंग के करीब आने लगा था और विंग वहाँ से साइड में भाग जाता है। वांग जी कहता है, रुको, तुम रुको, मैं तुम्हें आज बता ही देता हूँ मैं किसके लिए सामान खरीदता हूँ। वांग जी जो विंग से एकदम होता है ना मस्ती कर रहा था उसके साथ में, उसे सच में गुस्सा नहीं आ रहा था और विंग खुद भी ऐसी समझ रहा था, लेकिन फिर भी उसे बड़ा मज़ा आ रहा था ये गेम खेलने में। तो विंग उस कमरे में इधर उधर दौड़ने लगता है, एक पिलो उठाता है और वांग जी की तरफ फेंक मारता है। वांग जी जो बेड के नीचे खड़ा था वो कहता है, तुम? ऐसा बोलकर वो एक पिलो विंग की तरफ फेंकता है। विंग फिर एक बार एक पिलो उठाता है, वांग जी की तरफ फेंकता है। वो दोनों एक एक पिलो ले लेते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। उन पिलो के अंदर से वो जो रुई थी ना, वो निकल करके पूरे कमरे में उड़ गई थी। वो कमरा भी बहुत सुंदर लग रहा था, या कह सकते हैं वो नज़ारा बहुत सुंदर था, जहाँ पर विंग और वांग जी एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। उन दोनों की लड़ाई में कुछ ऐसा होता है कि वांग जी अचानक से फिसल के नीचे गिर जाता है और विंग उसके ऊपर। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था और वांग जी विंग की आंखों में। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विंग अपने आप को बिना रोके वांग जी के चीक्स पर हल्का सा किस करता है, बोलता है, अभी। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम? पर विंग उससे पहले ही उठ जाता है और कहता है, अब देखो, मैंने तुम्हें किस किया है, तुम्हारे पास मेरा एक उधार है, तो ये उधार रखना, और जो मैं तुमसे मांगूंगा इसके बदले तुम्हें मुझे वो देना होगा। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो, पर मुझे यहाँ नहीं, यहाँ किस करो। वांग जी अपने लिप्स पर इशारा करता है। विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखता है, अपनी कमर पे हाथ फोल्ड करते हुए। विंग कहता है, यहाँ पर किस मिलना तो बहुत ज़्यादा ही आसान है, आओ इधर। वांग जी को विंग अपनी तरफ बुलाता है और वांग जी तुरंत विंग की तरफ चला जाता है। विंग वांग जी को बेड पे बिठाते हुए उसकी गोद में आके बैठ जाता है। विंग ने खुद को फाउंडेशन से छुड़ाने का जैसे फैसला कर लिया है कि अब वो अपनी सारी हदें पार कर देगा, पर फिर भी वो कुछ चीज़ों को बचा के रखेगा जो वो सचिन से डाइवोर्स के बाद वांग जी के साथ करेगा। विंग वांग जी के पास जाते हुए उसके चीक्स को पकड़ते हुए बोलता है, तुम उस पर गुस्सा नहीं करोगे? इसके बाद तुम्हें मुझे ये वादा करना होगा।
वांग जी कहता है तुम्हारी हरकतें नहीं होंगी गुस्से वाली तो मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा। विंग कहता है हाँ देखो, तुम किसी और पे गुस्सा कर सकते हो, मेरे ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ, अगर कोई भी गलती करेगा ना, मैं भी गलती करूँगा तब भी तुम सॉरी बोलोगे, तुम गलती करोगे तब भी तुम सॉरी बोलोगे, तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो फिर जाने दो। वांग जी विंग के कमर को पकड़ते बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और फिर भी मैं तुमसे वो लेकर रहूँगा जो तुम मुझे देने वाले थे। विंग कहता है ऐसे कैसे लोगे, तुम क्या करोगे, ज़बरदस्ती करोगे। कर भी सकता हूँ, कर लो, पर तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि मेरी रजामंदी नहीं होगी तो मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँगा और फिर तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। वांग जी कहता है ऐसा नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। विंग कहता है तुम कितने रूड हो, तुम्हें अपनी वाइफ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मैंने कहा ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विंग अपना वो एक क्यूपिड वाला गेम खेल रहा था कि वो थोड़ा इमोशनल होकर दिखाएगा ताकि वांग जी थोड़ा तो पिघल जाए, और शायद ये ट्रिक वांग जी पर काम भी कर गई। वांग जी कहता है ठीक है समझ गया मैं, पर मैं तुमसे हर बार माफ़ी नहीं मांग सकता और ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। तुम्हें अपनी हरकतों पर काबू रखना होगा, अल्फाज से दूर रहना, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। विंग कहता है मेरा काम है, तुम्हें याद है ना मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ऑफ कोर्स मुझे अल्फाज से मिलना पड़ेगा। मैंने मिलने के लिए नहीं मना किया है, मैंने कहा है उनसे दूर रहने के लिए। तुम हाथ मिलाने की जगह उनसे डायरेक्ट हाई कर सकते हो, वेव करो, गले मिलने की या फिर हाथ मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। वांग जी के बात पर विंग कहता है ठीक है समझ गया, बस अब मैं उठूँ, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ मैं सो जाऊँ। वांग जी की तरफ देखते हुए विंग अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करता है और वांग जी की तरफ देखते हुए ब्लिंक करते हुए पूछता है। वांग जी का दिल तो एक पल के लिए रुक गया था, उसका वाइफ ही कितना क्यूटली एक्ट कर रहा है, ओ गॉश। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है मेरा नाइट किस। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है नाइट किस की ऐसी की तैसी, कितना ज़्यादा ये इरिटेटिंग है। ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना रोमांटिक भी हो सकता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है ठीक है लो। ऐसा बोलते हुए विंग वांग जी की तरफ जाता है और उसके लिप्स पर एक हल्का सा पैक करता है, जिसमें वो बस अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर हल्का सा टैप करके और पीछे हट जाता है और कहता है तुम्हारा नाइट किस, हैप्पी नाइट, अच्छे से सोना, स्वीट ड्रीम्स हबी। ऐसा बोलकर विंग उठ जाता है वांग जी की गोद से और उठकर जाने लगता है। वांग जी फिर एक बार विंग के हाथ को पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमाता है और उसे अपनी गोद में बिठा के उसे हल्का सा बेड की तरफ लीन कर देता है। उसके बालों के नीचे अपना हाथ लगाता है और विंग को हल्का सा पीछे पुश करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स को फिर एक बार अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वो किस सॉफ्ट था पर बहुत अच्छा था, डीप भी था और सॉफ्ट भी था। विंग इस किस में अपने आप को मेल्ट होने से नहीं रोक पाया। विंग के हाथ वांग जी के बालों में थे और वो अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर चुका था किस के मामले में, और किसी मामले में नहीं। उन दोनों का किस थोड़ी देर तक चलता है, फिर विंग आहिस्ता से वांग जी को पुश करते हुए बोलता है तुमने बहुत अच्छे हो, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस कैसे है, तुमसे मिलने के बाद हुआ है। विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखता है, मुझसे मिलने के बाद हुआ है, मुझे कितनी बार किया है तुमने। विंग ये अपने मन में बोलता है पर वांग जी से नहीं कहता है। फिर विंग वहाँ से उठता है और बोलता है अब हम लोग सो जाएं, मुझे बहुत नींद आ रही है प्लीज़। वांग जी लेट जाता है और अपने एक हाथ को फैला देता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है, विंग की आंखों में आंसू आने लगे थे। वांग जी दोबारा उठकर बैठ जाता है। विंग से कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो। विंग वांग जी को गले लगा लेता है, उसके सीने से लग करके वो बस अपने आंसू को बहने देता है। वांग जी विंग को कंफर्ट पहुंचाने के लिए उसे दोबारा हक करता है और उसकी बैक को रब करने लगता है। वांग जी कहता है क्या हुआ है बताओ, तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। विंग कहता है कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आई लव यू। वांग जी हल्का सा हंस पड़ता है तुम बेवकूफ़ हो, चलो सो जाओ। तुमने जवाब नहीं दिया, मैंने कहा आई लव यू, जवाब नहीं दोगे। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है इन चीज़ों के जवाब मैं शब्दों से नहीं अपने एक्शन से देना पसंद करता हूँ। शब्द एक पल के बाद बदल जाते हैं, लेकिन अगर इंसान के एक्शन बदल जाए तो सामने वाले इंसान का दिल टूट जाता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो।
शब्दों में नहीं, मैं जो हूँ उसे एक्सेप्ट करो। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को अपने सीने से लगाता है और लेट जाता है। विंग वांग जी को गले लगाता रहता है, पर विंग को सुनना है वो 3 शब्द। विंग के लिए वो 3 शब्द बहुत मायने रखते हैं। वो सिर्फ शब्द नहीं हैं, उनमें न जाने कितने एहसास भरे पड़े हैं जिन्हें विंग महसूस करना चाहता है, और उन एहसासों में पूरी तरीके से गुम हो जाना चाहता है। वो गुम होने के लिए वो 3 शब्द तो चाहिए ना, पर वांग जी ये चीज़ नहीं समझ रहा है। लेकिन विंग आज बहुत थक चुका है, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो चुका है आज, तो विंग अपने आप को वांग जी की बाहों में एकदम सौंप देता है और नींद के आगोश में खो जाता है, सो जाता है। वांग जी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सो जाता है। सोते सोते वो बस एक बार विंग के फोरहेड पर किस करता है। यहाँ हमारे वांगशन का तो बहुत अच्छा रूटीन चल रहा है। अब चलते हैं इसी शहर के किसी एक और कोने में, जहाँ पर एक लड़की बार के अंदर बैठ करके बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए जा रही है। ड्रिंक पर ड्रिंक मंगाई जा रही है, मंगाई जा रही है और मंगाई जा रही है। वो पूरी तरीके से शराब के नशे में मदहोश हो चुकी है। वो लड़की कहती है, मैंने कहा ना, नहीं तुम और वाइन लेकर आओ, ये मेरे बाप का है, समझ आया? ये पूरा बार ही मेरा खुद का है। मैं जब तक चाहे तब तक बैठूँ, जब तक चाहे जितना पीऊँ, लेकर आओ। मैंने कहा ना, लेकर आओ। वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी सर्वेंट्स के ऊपर जो वहाँ पर सर्व कर रहे थे, और उससे हर कोई डर रहा था, क्योंकि वो कितनी ज़्यादा क्रूल है सब लोग जानते हैं इस जगह पर। ये है वेंचिंग। वेंचिंग बैठ करके शराब के नशे में बस मदहोश हो गई है। वहाँ कोई और भी है जो वेंचिंग को देख रहा है। वो एक ओमेगा जो वेंचिंग के पास आके बैठ जाता है, जिसका हम नाम जानते हैं, जो है मेंग्याओ। मेंग्याओ वेंचिंग से कहता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। वेंचिंग कहती है, मेरे बारे में बहुत लोगों को पता है, तुम्हें क्या पता है? मैं एक थीफ की बेटी हूँ, या फिर एक माफिया की, या फिर कुछ और बताओ। मुझे पता चला कि तुम्हारे हस्बैंड नहीं, एक्स हस्बैंड, समझ आया? मेंग्याओ कहता है, हाँ एक्स हस्बैंड, उसने तुम्हारे ऊपर चीट किया, पर तुमने उसके ऊपर कोई केस नहीं किया। तुम्हें लगता है मुझे केस करने की ज़रूरत है? वो ऐसे ही नहीं बचता अगर विंग मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करता तो। अगर एक बार वो जेल चला गया ना, वो वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा। और हाँ, वापस आएगा, अरे हाँ मैं भूल ही गया, वापस आएगा। वो 1 हफ्ते के अंदर वापस आएगा, पर जिंदा नहीं, मुर्दा। इसलिए वो पुलिस स्टेशन में अभी तक पहुँचा नहीं है। एक बार बस पहुँच जाए तो वो ज़िंदा नहीं बचेगा, और मैं चाहती नहीं कि वो मर जाए। वैसे भी क्या ही करना है, मैं प्यार के लायक हो ही नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे पता था कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, फिर भी मैं उसके चक्कर में पड़ गई। गलती मेरी ही है। मेंग्याओ कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विंग ने जितना मुझे तुम्हारे बारे में बताया। विंग? तुम विंग से मिले? मेंग्याओ कहता है, हाँ, विंग मेरा एक क्लाइंट है। क्लाइंट? तुम कौन हो? क्या तुम उसके साथ बिजनेस करते हो? नहीं, मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं उसका केस हैंडल कर रहा हूँ। मैं वैसे तो पेशे से एक जर्नलिस्ट हूँ, पर मैंने एडवोकेट में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो मैं तुम्हारा केस भी लड़ सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम लीगली जियांग चेंग को सज़ा दिलवा सकते हैं। वेंचिंग कहती है, नहीं, उसे सज़ा देंगे मेरे डैड। वो ऐसे कैसे बच सकता है? उसे जान से तो नहीं मारेंगे हम लोग, ये तय है, क्योंकि विंग ने प्रॉमिस किया है वो मेरे साथ रहेगा, तो मैं उसके भाई को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। पर उसके हाथ पैर तो तोड़ने ही पड़ेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मुझे वेंचिंग को धोखा देने की? मेंग्याओ कहता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम कोई वीआईपी हो। मैं हूँ, दिखता नहीं? देखो यार, कोई भी नहीं है, पर मैं हूँ। इतने सारे लोग थे यार, सबको मैंने भगा दिया और मैं अकेली बैठी हूँ। और इतने, देखो, मैंने पूरे 15 शॉट्स लिए, और फिर उसके बाद भी मैं इतनी ज़्यादा होश में हूँ कि तुमसे बात कर रहे हो, वो भी बिना अटके।
बताओ तो मैं वीआईपी हूँ या नहीं? मैं क्या कहता है बेशक तुम बहुत बड़ी वीआईपी हो, पर फिलहाल तुम्हें चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है और ये जगह मेरी है। बहुत ठीक है, तुम जाओ। तुम एक ओमेगा हो ना, यहाँ मत रुको। ये बहुत अच्छी जगह नहीं है तुम्हारे लिए, बहुत गंदी जगह है। जाओ यहाँ से, जाओ। वैसे तो मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आया था, पर तुम्हें देखने के बाद लगता है कि मुझे एक नया केस मिल गया है। मैं तुम्हारे केस को तुम्हारी परमिशन के बिना भी हैंडल करूँगा। वेल, तुम मेरे साथ चलो। तुम मुझे अपना दोस्त मान सकती हो। दोस्त नहीं, दोस्ती नहीं, अब कोई दोस्ती नहीं। कोई नया रिश्ता मैं चाहती ही नहीं बनाना। नए रिश्ते धोखा, फरेब, झूठ, मक्कारी लेकर आते हैं। नए लोगों से मिलना बहुत ख़तरनाक है। मुझे नहीं पता है तुम कैसे इंसान हो। यहाँ आज इस पल इस समय अच्छे से बात कर रहे हो, कल को कुछ और कर दोगे फिर सब लोग तो यही कहेंगे कि वेंचिंग तुम्हें जानती थी, है ना? और फिर तुम मेरे नाम का फ़ायदा उठा लोगे। किसी नए इंसान से नहीं मिलना मुझे। बहुत बहुत दर्द होता है जब जब कोई आपके करीब ही आपको धोखा देता है। और मैं अब किसी को अपने करीब नहीं चाहती। जो करीब है उनको भी मैं चाहती हूँ कि दूर भाग जाए। वेंचिंग, ऐसा नहीं होता है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तुम्हें पता है, मैं एक जिन हूँ। जिन तो बहुत बहुत है चाइना में। तुम कौन सा जिन हो? तुमने जिन गुआंगशन का नाम सुना है? मैं उनका बेटा हूँ। हाँ, क्या बकवास है, हो ही नहीं सकता मैं मान ही नहीं सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम कैसे हो सकते हो उसका बेटा? नहीं, तुम उनका बेटा हो ही नहीं सकते। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। उनके पास 2 ही बेटे हैं, जिन जिशुआन, जिन जिशुन, जिन गोंगायो। उन्हीं का बेटा हूँ मैं। बस फ़र्क ये है कि जिन जिशुआन और जिन जिशुन की माँ अलग है और मेरी माँ अलग है। मेरी माँ एक तवाइफ थी। मेरे पिता उनके पास अक्सर आया करते थे। मेरी माँ, जो उनके अलावा किसी और को अपने करीब आने नहीं देती थी, उनके प्यार में पड़ गई थी। मेरी माँ भी बस यही सोचती थी कि उन्हें धोखा मिला है उनके लवर से। क्योंकि जब उन्हें पता चला कि वो मैरिड इंसान है, उसके 2 बच्चे पहले से हैं, तो वो टूट गई थी। पर तुम्हें पता है, मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही कहा था कि अगर मेरा पिता इतना मक्कार धूर्त निकल सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक अल्फ़ा एक जैसा हो। पर तुम्हें पता है, वो बातें मुझे आज तक समझ आती हैं। क्योंकि हर एक अल्फ़ा सच में एक जैसा नहीं होता है। कुछ होते हैं अच्छे, पर हाँ, ये बात भी है कि हम उन्हें पहचानेंगे कैसे, ये हमें नहीं पता है। तो सबसे ही दूर रहना ये सही आइडिया है। पर इस चक्कर में कहीं हम अपने वाले से दूर हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। तुम हुए हो किसी से दूर? किया तुमने कभी प्यार? मैं क्या कहता है, कोई अब तक इतना अच्छा मिला नहीं कि मेरा दिल उस पर आ जाए। तो अभी तक नहीं हुआ। मैं लोगों के पास जाता हूँ और उनके दर्द सुनता हूँ और दर्द बांटता हूँ, उनका गम खरीदता हूँ और फिर उस गम को खरीद कर अपना गम उसमें शामिल कर देता हूँ, जिससे कि मेरे पास गम ही गम हो जाता है। हाँ, क्या बात कर रहे हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी बातें बहुत उलझाने वाली हैं, किसी को समझ नहीं आती हैं। पर मैं इतना कहूँगा कि अभी तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तुम्हें मेरी ज़रूरत है। नहीं नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसके लिए तो चलोगी? तुम हो कौन? मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊँ? तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? मैं विंग का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। विंग के खातिर ही चल लो प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तुम कहो तो तुम्हें वो करूँ, प्रणाम करूँ, या फिर आदर सत्कार करूँ? बताओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। तुम मुझे लेकर क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम्हें जग ने भेजा है? चलो चलो, अभी चल के उसे मैं बताती हूँ। ऐसे उस दिन मैंने उसे बहुत आसानी से छोड़ दिया, आज नहीं छोड़ूँ। उस दिन मेरा दिल टूटा था ना। दिल टूटने वाले दिन कोई इंसान कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अब मैं कर सकती हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे देखकर लगता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, कमज़ोर बिल्कुल नहीं हो। पर फिलहाल मेरे साथ चलोगी? चलो ना। वेंचिंग को ज़बरदस्ती मेंग्याओ ले जाने लगता है।
वेंचिंग जो बहुत नशे में थी, वहाँ पर जो लोग सर्व कर रहे थे सर्वेंट्स, वो थोड़े से जो वेटर्स थे ना, वो थोड़े से रिलीफ फील करते हैं कि उनकी बॉस यहाँ से गई तो सही, उसकी बॉस की बेटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो जानते हैं क्योंकि इनके इस क्रूरता के शिकार कई सारे वेटर्स पहले भी हो चुके हैं। पहले भी कई वेटर्स हैं जिनकी टांगें तोड़ी जा चुकी हैं, हाथ कटवाए जा चुके हैं और किसी की तो आंखें भी निकलवा ली गई हैं, जिसने भी वेंचिंग को एक गलत नज़र से देखा है। तो वेटर्स डरे हुए थे कि कहीं फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए। पर अच्छा हो ये भले इंसान का जो वेंचिंग को यहाँ से लेकर चला गया। मेंग्या यहाँ अपने केस के सिलसिले में आया था और मेंग्या को यहाँ एंट्री मिल नहीं रही थी, पर वो ज़बरदस्ती करके अंदर आ ही गया। और अब जा कर के सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा हुआ कि इस इंसान ने ज़बरदस्ती करके अंदर तो आया। ये वेंचिंग को लेकर आया। वेंचिंग को लेकर मेंग्या अपने अपार्टमेंट पहुँचता है, उसी छोटे से अपार्टमेंट में जिसमें उसने विंग को रखा था कुछ दिनों पहले। अब विंग तो यहाँ नहीं है, तो वो यहाँ पर वेंचिंग को ले आया है। वेंचिंग को ला करके मेंग्या अपने बेड पे बिठा देता है और उसे ला करके एक हैंगओवर उतारने की गोली ला कर देता है। साथ ही उसे नींबू का शरबत भी बना के पिलाता है। वेंचिंग जब सो जाती है तो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और मेंग्या फिर अपनी एक डायरी निकालता है जिसमें वो वेंचिंग की तरफ देखता है। फिर अपना एक कैमरा निकालता है, वेंचिंग की फ़ोटो लेता है, उस फोटो को वो निकाल करके उसी डायरी में चिपका देता है। फिर वेंचिंग से रिलेटेड डिटेल्स उसमें लिखने लगता है और फिर वो लास्ट में एक और डायरी निकालता है जिसमें लिखता है, हाय माम, आपको जानकर खुशी होगी कि आज फिर मैंने एक ज़रूरतमंद की मदद की है, वो भी एक ओमेगा है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि आपका बेटा आपकी बताई गई हर एक बात को बहुत अच्छे से मानता है और फॉलो करता है। पर माँ, अब तक मुझे सच में वो अल्फ़ा नहीं मिला जिसका आपने मुझे बताया था, कोई मुझसे प्यार करने वाला, मेरा साथ देने वाला। पर माँ, आप चिंता मत करो, आपका याओ बहुत अच्छा है, अपना साथ खुद दे सकता है। उसने इतने अच्छे अच्छे दोस्त बनाए हैं ना माँ, कि हमेशा कोई ना कोई दोस्त उसके साथ खड़ा ही रहता है, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिला करके वो चलता रहता है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है, उम्मीद है आप भी मुझे याद करते होगे, पर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका याओ बहुत खुश है, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है और हर एक ज़रूरतमंद की मदद करता रहता है। माँ, कल भी मुझे बहुत सारे पैसे मिले थे, जैसा आपने बताया था। उन पैसों से मैं ब्रॉथल गया था, वहाँ से मैंने एक लेडी को छुड़ाया और छुड़ा करके मैंने उसे अच्छी ज़िंदगी दी। मैंने उसके लिए एक शॉप खोली है और मैं अब इस संडे उससे मिलने भी जाऊँगा और मैं उससे ये भी कहूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे आगे बढ़ सकती है, बहुत अच्छा काम कर सकती है, एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जी सकती है। आप खुश हो ना माँ? ऐसा लिख करके वो डायरी उसने बंद कर दी थी। ये डायरी का कुछ आखिरी पन्ने थे, कुछ और पन्ने बचे हैं जिन्हें और लिखेगा याओ और उसे फिर एक बार अपनी उस डायरियों के बक्से में रख देगा जिसमें कई सारी डायरी ऐसे ही लिखी रखी हुई हैं। मेंग्याओ बचपन से बहुत सारे ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए आया था, उनका सहारा बनते हुए आया था, उनके साथ में कुछ न कुछ अच्छा करते हुए आया है और इस चीज़ का वो रिकॉर्ड रखता है अपनी 2 अलग अलग डायरियाँ बनाकर। जब भी वो डायरी भर जाती है वो उसे अपने एक बक्से में रख देता है, जिस बक्से में उसकी माँ की एक लौती तस्वीर जो उसके पास है वो रखी हुई है, जो खुद भी धुंधली पड़ चुकी है। उसे सही कराया नहीं जा सकता, वरना वो करवा लेता। कांच में जड़ी हुई वो तस्वीर उस बक्से के अंदर बंद है। मेंग्याओ ने सोच लिया है वो उस तस्वीर को उस दिन निकालेगा जब उसे अपना कोई कंपैटिबल लाइफ पार्टनर मिल जाएगा जो उसकी माँ ने डिस्क्राइब किया था। वो मिलेगा तब वो अपने पार्टनर के साथ में अपनी मॉम को साथ में रखेगा और उनकी तस्वीर को उस दिन बक्से से निकाल करके बाहर खुली हवा में रखेगा। और जो वो हर 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 वीकेंड को अपनी मॉम की ग्रेव पर उनसे मिलने के लिए जाता है, वहाँ उसे अपने पार्टनर को भी लेके जाएगा, जहाँ पर आज तक मेंग्याओ किसी को लेकर नहीं गया है। उसकी माँ की ग्रेव के बारे में तो उसके पिता जिन गोंगशान को भी नहीं पता है। जिन गोंगशान ने कई बार मेंग्याओ से अपना कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, पर याओ जो उनसे दूर ही रहता है, दूर दूर से बातें करता है, पर उनके बहुत ज़्यादा करीब वो नहीं जाना चाहता है और नहीं कभी जाएगा। ये उसने खुद से वादा किया है। जो इंसान उसकी माँ की कदर नहीं कर पाया, जिसने अपनी खुद की बीवी को और उसकी माँ को दोनों को धोखा दिया है, अपने खुद के दोनों बच्चों को और मेंग्याओ को, तीनों को धोखा दिया है, उस इंसान से मेंग्या कोई खास रिश्ता रखना नहीं चाहता। इसी सोच में वो बस यहीं पर अपने सफ़र को ख़त्म करते हुए आज की नींद के लिए चला जाता है। वेंचिंग जो कि ओमेगा है, तो मेंग्याओ जा करके उसे ब्लैंकेट से कवर करता है, फिर जा करके खुद सोफे पर सो जाता है। भले वो एक ओमेगा क्यों ना हो, लेकिन ओमेगास की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं।
और वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वेंचिंग को अपने बेड पर सुलाकर वो खुद जा कर के सोफे पर सो गया था। हालांकि वो दूसरे रूम में जा सकता था, पर उसे यहीं पर सोने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जब उसके घर में कभी कभी कोई कोई मेहमान आते हैं, यूं ही कुछ कुछ दिनों में आता रहता है कोई ना कोई मदद की गुहार लगाकर, तो कभी मिंग्या खुद उसे पकड़ कर लाता है अपने गम में कुछ और गमों को शामिल करने के लिए। जैसा कि उसने वेंचिंग से कहा था, वो बातें कुछ गलत नहीं थी, उसकी सही ही थी। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का एपिसोड? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको वेंचिंग की मिंग्याओ की कहानी भी पसंद आ रही होगी। हम लोग कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि उन्हें अधूरा छोड़ दूँगी, मैं उन्हें पूरा दिखाऊंगी। हो सकता है इसके चक्कर में थोड़ी सी स्टोरी लंबी खिंच जाए, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, क्योंकि कहानियाँ दो मेन किरदारों की नहीं बल्कि कई अनसुलझे राजों की भी होती हैं, जो राज इस कहानी में हम सुलझाएंगे। और कई लोग हैं जिन्हें अपना प्यार मिलेगा तो कई लोगों को सज़ा मिलेगी। जो लोग गलत हैं उन्हें सज़ा, और जो लोग सही हैं उन्हें उनका प्यार मिलेगा। पर कुछ लोग जो सही भी हैं और अच्छे भी हैं, उनकी ज़िंदगी अधूरी ही रहेगी, क्योंकि कुछ लोग होते ही हैं अकेले रहने के लिए बने ही होते हैं, जिनके लिए भगवान कभी कभी लाइफ पार्टनर बनाना भूल जाते हैं। तो आपको शायद इस चीज़ का बुरा नहीं लगेगा, या फिर लगे तो प्लीज़ थोड़ा बेयर कर लेना। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टाटा, क्या बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।